नमस्कार, मैं शिव कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हल्दी बाजार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत निर्वैयक्तिकतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत को जानने समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि टी.एस. इलियट के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं, उनकी उपलब्धियों को आप जानें और समझें। आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिहाज से, नेट सेट की परीक्षाओं के लिहाज से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टीयन्स इलियट है। इनका जन्म अमेरिका के सेंट लुई प्रांत में 22 सितंबर सन 1888 में हुआ। सन 1910 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं रहकर पाली और संस्कृत भाषा साहित्य का अध्ययन किया, और यही अध्ययन आगे चलकर इनके निर्वैयक्तिकतावाद सिद्धांत का आधार बने। सन 1925 में इन्होंने लंदन के प्रमुख प्रकाशन संस्थान फेबर एंड फेबर के निदेशक का पद संभाला और साथ ही साथ सन 1922 से लेकर सन 1939 तक त्रैमासिक पत्रिका दी क्राइटेरियन के संपादन का दायित्व संभाला। इस पत्रिका में नियमित रूप से उनके समीक्षात्मक लेख, उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती थी, और इसी साहित्य सेवा के लिए सन 1948 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 4 जनवरी 1965 को इनका देहांत हुआ। टी.एस. इलियट की 500 से भी अधिक रचनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये मुख्यतः एक कवि थे, मगर एक समीक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में हमें इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। प्रमुख रचनाएं हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1920 में प्रकाशित हुई, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में प्रकाशित हुई, द सेलेक्टेड एजेज निबंधों का एक संग्रह है जो 1932 में प्रकाशित हुआ, व्हाट इज अ क्लासिक एक रचना है जो 1945 में प्रकाशित हुई। निबंधों का एक संग्रह और है जिसका शीर्षक है एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो 1945 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा सेक्रेट वुड्स, जो 1920 में प्रकाशित हुई, बहुत प्रसिद्ध रचना है। द रॉक 1934 में प्रकाशित हुई। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 से प्रकाशित हुई। द फैमिली रियूनियन 1939 में प्रकाशित हुई। द कॉकटेल पार्टी 1950 में प्रकाशित हुई। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में प्रकाशित हुई। द एल्डर स्टेटमेंट्स 1958 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा ईस्ट कोकर 1940। विद्यार्थियों, निर्वैयक्तिकता है क्या? जहां व्यक्तिगत न होने की स्थिति हो या भाव हो, वही निर्वैयक्तिकता है। इसे आगे चलकर और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर आप निष्पक्ष हैं, जहाँ पर आप निरपेक्ष हैं, वहीं निर्वैयक्तिकता का भाव होता है। टी.एस. इलियट की रचनाओं में, उनकी समीक्षाओं में एजरा पाउंड एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जो उनके मित्र भी थे, उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। एजरा पाउंड का मानना था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। उसी प्रकार कवि का कार्य भी आत्मनिरपेक्ष होता है, और इसी मत से प्रभावित होकर उन्होंने अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को महत्वपूर्ण माना है, जो व्यक्तिगतता का विरोधी होता है। रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में उन्होंने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो व्यक्तिगतता का विरोधी है। वह साहित्य के जीवन विकास के लिए
परंपरा का योग स्वीकार करते थे, जिसके कारण साहित्य में आत्मनिष्ठ का तत्व नियंत्रित हो। साहित्य में परंपरा का योग होने से उसमें आत्मनिष्ठता का जो तत्व है वो नियंत्रित हो जाता है और वस्तुनिष्ठता प्रमुख हो जाती है। इसलिए इलियट ने कवि के मन की तुलना प्लेटिनम के तार से की। जिस प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम के संपर्क में आकर सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उस सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेटिनम के कोई भी चिन्ह विद्यमान नहीं होते। उसी प्रकार कवि के मन के संपर्क में अनेक प्रकार के संवेदनाएं, अनुभूतियां और भाव आती हैं और नए नए रूप ग्रहण करती हैं, किंतु एक प्रौढ़ कवि का जो मन है वो उससे सर्वथा अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है लेकिन प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसी प्रकार कवि के संपर्क में विभिन्न अनुभूतियां, संवेदनाएं और भाव नए नए रूप ग्रहण करती है, किंतु स्वयं कवि उनसे सर्वथा अप्रभावित रहता है। स्वानुभूत संवेदन और भाव सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि कवि स्वानुभूत भावों को पूर्णतः आत्मसात करके नए रूप में ढाल देता है। कवि जितना ही उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट परिलक्षित होगा। सामान्यतः यह समझा जाता है कि कवि अपने व्यक्तिक भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है, किंतु इलियट ने इन दोनों ही बातों का खंडन किया है। वस्तुतः कवि के मस्तिष्क में अनगिनत भाव, अनुभूतियां, शब्दावलियां, बिंब आदि भरे रहते हैं और जब तक वे काव्य में व्यक्त नहीं हो जाते तब तक वही रहते हैं, किंतु जब वे घुल मिलकर कविता के रूप में व्यक्त होते हैं तो उसका स्वरूप कुछ और ही होता है। उन सब तत्वों के मिश्रण से जो नई वस्तु सृजित होती है वह अपने सभी घटक तत्वों से भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कवि के भाव, विचार, अनुभव, अनुभूतियां, बिंब एवं प्रतीक आदि अपने मूल रूप में व्यक्त न होकर एक ऐसे नए रूप में व्यक्त होती है जो किसी भी घटक के तत्व के पूर्ववर्ती रूप से मेल नहीं खाता। इलियट की इसी मान्यता को भारतीय विद्वान गणपति चंद्र गुप्त ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि एक स्वादिष्ट चटनी में नमक, मिर्च, पुदीना, खटाई आदि आदि तत्व मिश्रित रहते हैं, लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि इस चटनी का स्वाद नमक जैसा है कि मिर्च जैसा है या खटाई जैसा है या पुदीने के जैसा है, तो आपका जो उत्तर है वो सर्वथा भिन्न होगा। आप कहेंगे इस चटनी का स्वाद इन सारे तत्वों से पृथक एक नया स्वाद है। यही बात कविता पर भी लागू होती है। कविता के जो तत्व हैं, अनुभाव, भाव, विचार, अनुभूति, बिंब, प्रतीक आदि आदि, ये कवि के निजी वैयक्तिक हैं, लेकिन जैसे ही वो कविता के रूप में परिणित होते हैं तो न उनका पिछला संबंध रहता है न उनका पिछला स्वार्थ। ये कवि से संबंधित न रहकर सार्वजनिक हो जाते हैं। कवि उनके भार से मुक्त हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारे तत्व कवि की वैयक्तिकता से दूर हो गए हैं। इसलिए इलियट ने कहा है कि कविता के माध्यम से हम भाव की अभिव्यक्ति ही नहीं करते, अपितु उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं या उनसे पलायन करते हैं। भाव ही नहीं, कविता के माध्यम से कवि अपनी वैयक्तिकता की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। उनका स्वर एक व्यक्ति का स्वर न रह के विश्व मानव का सार्वजनिक स्वर बन जाता है। अपने सिद्धांत को और अधिक परिमार्जित और व्यवस्थित करते हुए कहा कि निर्वैयक्तिकता के दो रूप हैं। पहला वो जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए प्राकृतिक होती है, और दूसरी वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की जाती है। दूसरे प्रकार की निर्वैयक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है
जो अपने उत्कृष्ट और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। वह कला की निर्व्यक्तिकता को प्रौढ़ कवि के निजी अनुभवों के सामान्य व्यक्ति मानते हैं। भारतीय आचार्यों की तरह वह ही मानते हैं कि कवि अपने निजी भावों की अभिव्यक्ति कविता में करता है, पर उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि भाव उसके अपने ही नहीं सर्वसामान्य के भाव बन जाते हैं। अतएव इलियट की निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। कवि अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को आयत्त कर लेता है, पर वे आयत्त अनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां हो जाती हैं। जब वह अपने स्वभक्त अथवा चिंतन द्वारा इन अनुभवों को काव्य में व्यक्त करता है तो उसके निजी अनुभव होते हुए भी सबके अनुभव बन जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का साधारणीकरण सिद्धांत भी यही बात करता है। वह भी कवि के निजी व्यक्तित्व को सामान्यकृत रूप से काव्य के लिए ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। अतः यह कहना गलत होगा कि इलियट कविता में कवि के व्यक्तित्व का अस्वीकार करता है। दूसरे प्रकार के स्वर में यह होता है कि कवि श्रोताओं से बात करता है, और तीसरे प्रकार के स्वर में कवि स्वयं वक्ता न होकर अपने पात्रों के माध्यम से बात करता है। तो प्रथम प्रकार की कविता में, प्रथम प्रकार के स्वर में कवि का जो लक्ष्य होता है वह अपने भाव को, अपने व्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाना उसका लक्ष्य नहीं होता। इसमें आंतरिक वस्तु अपना रूप स्वयं निर्मित करने की ओर प्रवृत्त होती है। वस्तु और रूप का विकास साथ साथ होते रहता है। इस प्रकार की कविता के विषय में इलियट ने कहा था कि ऐसी कविताएं लिखी नहीं जाती, अवतरित हो जाती है। ऐसी दशा में कवि केवल माध्यम होता है। हिंदी की नई कविता इसी श्रेणी में आती है। दूसरे प्रकार के स्वर में किसी सजग सामाजिक उद्देश्य के लिए कविता लिखी जाती है। मनोरंजन या उद्देश्य के लिखा गया साहित्य, व्यंग्य काव्य, नीति काव्य आदि इसी कोटि में आते हैं। ऐसी कविताओं का कुछ अंश पूर्व निर्धारित होता है। तीसरे स्वर में नाटक आते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्वर है उस कोटि में नाटक आते हैं। स्पष्ट है कि दूसरे और तीसरे स्वरों की जो कृतियां हैं, इलियट इसे अचेतना अवस्था से उद्भूत नहीं मानते। इनमें वह पूर्ण सजग होकर कृति का निर्माण करता है। यह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, वरन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वस्तुतः किसी भी कविता में केवल एक स्वर मिलना संभव नहीं है। कविता के तीनों स्वर परस्पर संगत रहकर एक साथ रहते हैं। यदि कवि ने निज रूप से कुछ भी नहीं कहा तो उसकी कृति कविता नहीं होगी। एक शानदार वक्तव्य जरूर हो सकता है, लेकिन यदि कवि ने नितांत अपने लिए कविता लिखी है तो वह व्यक्तिगत और अपरिचित भाषा में होगी। जो कविता केवल कवि के लिए होगी वह कविता नहीं हो सकती। महर्षि शरण गुप्त ने भी अपनी पंक्ति में ये कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कीर्ति भनीति भूति भल हुई, सुर सरी सम सब कहाँ हित हुई। इन पंक्तियों के माध्यम से कविता के महत्व को, कविता के लक्ष्य को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टी.एस. इलियट ने भारतीय आचार्य भट्टनायक के साधारणीकरण सिद्धांत और अभिनय गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का ही अनुसरण किया है। रस सिद्धांत के अंतर्गत जो बात साधारणीकरण की प्रक्रिया के लिए कही गई है, वही बात निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है। साधारणीकरण की अवधारणा के अनुसार कवि के भाव एक व्यक्ति के भाव नहीं रहते, बल्कि
वे सर्वसाधारण के भाव हो जाते हैं, आम जनमानस के भाव हो जाते हैं। इसलिए कविता में निहित प्रेम, विरह, सुख, दुख, हास्य, विषाद आदि सर्वसाधारण के सुख, दुख, हर्ष, विषाद में तब्दील हो जाते हैं। यही इलियट के शब्दों में कवि के भाव की निर्वैयक्तिकता है। आशा है आपको निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। यदि और कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हों तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।